अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हसनात मलिक कोर्ट रिपोर्टर और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि जिस बल्लेबाज को एक अंपायर ने आउट करार दिया था, थर्ड अंपायर ने उसको वापस मैदान में बुला लिया है। जी हाँ, ये बल्लेबाज से मुराद बल्ले का निशान है, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने आज अपने मुख्तसर हुक्म में एक स्टे ऑर्डर के ज़रिए बहाल किया है और इलेक्शन कमीशन के उस हुक्म को 9 जनवरी तक मुअत्तल कर दिया है, जिसमें पीटीआई तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था उसको इनकार कर दिया गया था, चूँकि मुबैना तौर पे पीटीआई ने अपने पार्टी के आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए थे और जो कानून का तकाजा है कि पार्टी की तरफ से इंतखाबात का जो सर्टिफिकेट था वो इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल नहीं था। ये एक बड़ी खबर है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हसनात मलिक साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने एक और स्टे जारी कर दिया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ जो पीटीआई की दरख्वास्त थी उस पर स्टे किया था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के ख़त्म कर दिया कि ये इलेक्शन की ताख़ीर का बायस बनेगा। और अब ये दूसरा स्टे अब पेशावर हाई कोर्ट से आया है। तो पहले तो ये बताएं कि इस स्टे का क्या मतलब हो सकता है, क्या ये भी इलेक्शन की ताख़ीर का बायस बन सकता है? देखें मतीउल्लाह जान साहब, ये ज़रा मैटर डिफरेंट है कि वो और मैटर था जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो सकते थे। इसमें बज़ाहिर ये नहीं है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे अमल दरामद करे तो इलेक्शन डिले होंगे। मसला कुछ और हो सकता है, पॉलिटिकल कुछ वजूहात हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन इस मामले को, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो फाइनल रिलीफ बज़ाहिर है, क्योंकि 13 जनवरी को अलाट होने सिंबल और उन्होंने 9 जनवरी तक केस एडजन कर दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास दो ही चॉइस हैं, या वो मान ले इस फैसले को और अलाट कर दे सिंबल, सर्टिफिकेट दे दे पीटीआई को। दूसरा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में से रजू करे। तो क्या बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिस तरह का ये इतना जल्दी रिलीफ मिला है, ये फाइनल फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है कि क्या पीटीआई को निशान मिलेगा या बग़ैर निशान के उनके जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सारा कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के ही डिसाइड करेगी। बज़ाहिर पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो 9 जनवरी तक का टाइम दिया है वो इस वजह से दिया है कि इलेक्शन कमीशन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सके और गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में डाल दी गई। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में है और अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि क्या बल्ला होना चाहिए या नहीं। फैसला जो इलेक्शन कमीशन का है वो उसमें कुछ टेक्निकल रीज़न हैं, लेकिन जो आज बड़ी पावरफुल एक ऑब्जर्वेशन आई है पेशावर हाई कोर्ट की कि एक पार्टी को महरूम रखना निशान से मतलब कि उनके वोटर सपोर्टर को आप उनकी विल से जो है महरूम रख रहे हैं कि वो वोट देना चाह रहे हैं। आर्टिकल 17(2) का जो हवाला दिया जा रहा है बार बार। तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी इतना आसान नहीं है इलेक्शन कमीशन इस फैसले को जो है वो रिवर्स करवा सके। लेकिन ऐसे फैसले जो है लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं, इनकी इम्प्लिकेशन पॉलिटिकल होती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में और जो फैक्टर होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं। बस बुनियादी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का भी जो फैसला था वो भी एक बड़ा ही अनोखा फैसला था और लगता है कि सिर्फ एक सियासी जमात के अंदरूनी इंतखाबात के ऊपर इलेक्शन कमीशन की ज्यादा तवज्जो है, जबकि 176 सियासी जमातें उनका आज तक लेकिन बताया जा रहा है कि ANP के हवाले से भी फैसला रिजर्व है और एक पार्टी है उनके हवाले से भी है और कुछ इतलात थी कि मे भी बैलेंसिंग एक्ट हो। लेकिन अब ये इनका ऑर्डर सस्पेंड हो गया तो अब ANP बेचारी उनका क्यों, अगर उनका भी करेंगे तो वो भी पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब चीफ जस्टिस काजी फैसला, क्योंकि उन्होंने बेंच बनाना है, ये जो है वो नीचे, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये कमेटी में तो जाना नहीं है। अब ये रजिस्ट्रार ने किसी बेंच में केस लगाना। मगर 9 जनवरी की जो तारीख रखी गई है, अगर हाई कोर्ट जो है इस अपने हुक्म को बरकरार भी रखती है अबूरी तौर पे ही सही, तो हतमी तौर पे तो 13 जनवरी से पहले उन्हें डे टू डे हियरिंग करके अपना फैसला सुनाना होगा और 13 जनवरी की जो शेड्यूल में डेडलाइन है उस शेड्यूल से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा ये मैटर जाएगा। बिल्कुल। तो क्या सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी से पहले कोई फैसला दे सकेगी? और अगर ना दे सकी तो इलेक्शन कमीशन कहेगा इलेक्शन लेट, हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, तो ये एक किस्म का बहाना भी मिल जाएगा किसी को इलेक्शन लेट करने का। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए और 9 तारीख के बाद पेशावर हाई कोर्ट का कंटेस्ट किया जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला, यानी 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ बैलेट छप जाए। तो लेकिन ये कि बार बार कहा गया पेशावर हाई कोर्ट ने कि हमारा ऑर्डर इनफील्ड होगा।
बहरहाल ये एक नई कश्मकश भी हो सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और ये लेकिन भी हो सकता है। ये बात तय है कि इस वक्त जो पीटीआई का जो बल्ला है वो बहुत से लोगों के लिए ये तजीज़ निगार भी यही और लोग यही कर रहे हैं कि ये अगर होगा तो बहुत सी जो है वो पीटीआई सरप्राइज़ दे सकती है मुक़्तदर हलकों को भी और दूसरी जमातों को भी। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जमातें नून लीग भी इस वक्त ड्राइंग रूम की सियासत कर रही है और बज़ाहिर ये है कि ये पीटीआई और किसी और का मुकाबला है। सियासी जमातें जो हैं ख़ासकर नून लीग वो अभी तक मैदान में आई ही नहीं। चलें ये सियासत के ऊपर हम बात करते हैं। माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। माजिद निज़ामी साहब, आपको लगता नहीं है कि एक किस्म का पैगाम बैन सतूर किसी की तरफ से दिया जा रहा है, चाहे वो अदालतें हैं चाहे इलेक्शन कमीशन है, कि अगर बल्ला हुआ तो फिर इलेक्शन बर वक्त नहीं होंगे और अगर ना हुआ तो 8 फरवरी को करा लें, कोई हर्ज नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। ये मामला बिल्कुल दिलचस्पी के मराहिल में दाखिल इसलिए हो चुका है कि अब आगे वक्त बहुत कम है। अगर इलेक्शन कमीशन के जारी करदा स्केड्यूल को देखा जाए तो ये बात दिनों तक महदूद हो गई है और इससे हटकर चूँकि अदालती मामलात पर आप दोनों बड़ा मोतबर नाम हैं, तो मैं इसका ज़रा सियासी पहलू डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि चूँकि अब तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान पर इतनी ज़्यादा बहस शुरू हो चुकी है, मामला अदालतों में है, इलेक्शन कमीशन के पास है, तो शायद तहरीक इंसाफ का कारकुन इस चीज़ पर जहनी तौर पे तैयार भी हो चुका है कि अगर बल्ला ना हुआ तो हमें किसी और निशान की तरफ जाना पड़ सकता है, या तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ निशानों पे इलेक्शन लड़ेगी या किसी और जमात से मुआहिदा भी कर सकती है। तो अब इस सारे फेल के अंदर हमने देखा कि 1988 में पीपल्स पार्टी के साथ ऐसे हुआ, 93 में मियाँ नवाज शरीफ के साथ ऐसे हुआ जब उनसे साइकिल लेके उनको शेयर दिया गया। तो अब चूँकि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और ये मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जहनी तौर पर इस चीज़ पे तैयार है और उनका कारकुन कि हमें निशान की बजाय पार्टी को तरजीह देना होगी और उसके लिए हमें अपनी फ़ाइट पुट करना होगी। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, आपको कैसा लग रहा है? जैसे मैंने पहले कहा कि ये इलेक्शन ताख़ीर के शिकार हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के बीच गलत फहमी जो है वो किसी किस्म की कशीदगी की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है? मेरा ख्याल है जी कि अभी तक के ऐसे आसार नहीं हैं कि जिसके अंदर इलेक्शन डिले होने का कोई ख़तरा मौजूद हो, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल में वक्त बदलते में देर नहीं लगती। अभी तक मुझे ऐसे लगता है कि ये मामला अदालतों के अंदर ही हल हो जाएगा और इसका कोई ना कोई काबिल कबूल हल निकल आएगा, जिसके बाद ये स्केजुअल जो है वो एक आध दिन के फ़र्क से शायद चले, लेकिन ये इलेक्शन के करीब जाके मामला सुलझ जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो एक स्टे ऑर्डर था रिटर्निंग अफसरों वाले मामले पे, उस तमाम केस को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया, तमाम रिकॉर्ड, और अब वो जारी बात है मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर चला गया और फिर हमने देखा कि वो ऑर्डर भी आया उसके ऊपर। तो ये मामला भी क्या सुप्रीम कोर्ट आपको लग रहा है कि उस हद तक जाएगी कि इस मामले को भी अपने सामने लगा लें ताकि शेड्यूल मुतासर ना हो? असल में मैं समझता हूँ कि इसमें और लाहौर हाई कोर्ट वाले मसले के अंदर खासा फ़र्क है। ये एक पार्टी का एक अंदरूनी मामला है जिसमें मेरे ख्याल में बहरहाल तहरीक इंसाफ से कुछ कोताहियाँ हुई और फिर उन कोताहियों को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया गया। फ़रीक़ मुखालिफ ने उन कोताहियों का फ़ायदा उठाया और इस सारे मामले को यहाँ तक लेके आए। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसके अंदर फिर वही चीज़ ज़ेरे बहस आएगी कि क्या इलेक्शंस होना ज़रूरी है या इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी होना भी ज़रूरी है। तो पिछली दफ़ा तो हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में यही मैसेज दिया गया कि बहरहाल इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो अब सवाल साथ साथ ये भी उठता है कि क्या महज इलेक्शन डे की कार्रवाई होना लाजिम है या इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करें तो फिर इन सारी चीज़ों को उनका हल निकालना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ स्पेस देनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ स्पेस से मुराद है कि बल्ले का निशान तो होना ज़रूरी है बैलेट पेपर के ऊपर इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के लिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, अगर बल्ले का निशान मौजूद होगा तो कम से कम तहरीक इंसाफ के पास ये बहाना नहीं रहेगा कि हमारे पास चूँकि एक मुतफ़िका निशान नहीं था तो हमारा वोटर कंफ्यूज हो गया
तो इसलिए मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इसके लिए खासी मेहनत करेगी। ठीक है हसनात मलिक साहब, ये क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गैर मामूली इक़दाम किए, तो क्या अब भी आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने सुओ मोटो अख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? जाहिर बात है 3 रुकनी कमेटी के तहत, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट में 184 की डाल सकता है कि इलेक्शन मुतासर होने का इम्कान है। 13 फरवरी आखिरी डेट है निशान की, 9 जनवरी है पेशावर हाई कोर्ट ने रखा है, तो क्या ये सुओ मोटो कार्रवाई भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? देखिए ये तो एक आर्डर है जो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पे। जब तक इलेक्शन कमीशन खुद रजू नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इस दफ़ा डायरेक्टली सुओ मोटो ले इस मामले को। पहले भी यही है कि मुलाकात की गई, उनसे पूछा गया कि क्या कर रहे हैं, तो अब भी क्या पता कोई इनफॉर्मली या पूछा जाए या वैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बात हो तो फिर पिटीशन आ जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि सो मोटो तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल ने एक भी नहीं लिया, ना वो लेंगे। ये बात है। बाकी जहाँ तक बात है लेवल प्लेइंग फील्ड, मेरा ख्याल में इस वक्त फील्ड में है ही पीटीआई, और तो है नहीं। हर जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें 5 से 10 इनके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि उनके कागजात जो है छीने जा रहे हैं, और क्योंकि 8-10 कैंडिडेट में से आखिर में तो एक ही टिकट मिलेगा ना, तो वो एक मीडिया के लिए भी ये सब कुछ किया जा रहा है कि जहाँ 1 या 2 उम्मीदवारों ने करने थे वहाँ 10-15 जमा करा रहे हैं, सिर्फ वीडियोस बन रही हैं और इश्यूज बन रहे हैं। सोशल मीडिया का उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, और उन्होंने जो एक अपना नैरेटिव बनाया उसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जजेस के माइंड को इन्फ्लुएंस किया, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स और उनका नोट आया, फिर जो साइफर केस में जो आर्डर आया, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन कमीशन को ग्रिल किया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट वीकेंड पे खुली, आज पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर देखें, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने सोशल मीडिया पे एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई वो कामयाब नजर आई। जी माजिद निज़ामी साहब, आपको लगता है कि कागजात नामजदगी के अमल के दौरान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, और आप उनकी सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? जी ये बात दुरुस्त है कि पंजाब के कई अजला के अंदर वाकई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे बहरहाल इलेक्शन प्रोसेस को नुकसान हुआ है, लेकिन उसको किस तरह से प्ले करना है या उसको किस तरह से आगे लेके चलना है, इसमें बहरहाल तहरीक इंसाफ को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इसको बहुत अच्छा प्ले किया है। शायद 2018 में मुस्लिम लीग नून अपने साथ होने वाली ऐसे वाक़यात को उस तरह से प्ले नहीं कर सकी थी, क्योंकि उन्होंने कई चीज़ों को देखना था, परखना था, लेकिन इस मूवमेंट का मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर कुछ ओवर रिलाई करती है, और इसका उन्हें पोलिंग डे पे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा जो मामला है या सारी मुहिम है, इसका असल मसला ये है कि इसको इलेक्शन डे पे कन्वर्ट किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक वो पॉइंट है जिसके ऊपर अभी तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा जवाब या लाहे अमल नहीं है। तो अगर तो वो इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे तो ठीक है, नैरेटिव बिल्डिंग में तो उन्हें कामयाबी हो सकती है, लेकिन इलेक्शन डे की जो प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं या पोलिंग डे के जो मसले हैं वहाँ पर फिर उन्हें कामयाबी नसीब नहीं होगी। मर्जी साहब, अगर ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होता तो फिर पीटीआई के नताइज कैसे उन पर असरअंदाज हुआ जाएगा? इसमें 2 ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ किसी छोटी जमात से कोई मुआहिदा कर ले। हमारी तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि किसी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिली तो उसने किसी दूसरी जमात से टिकटें इशू करवा ली, तो उससे ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट एक इंतखाबी निशान मिल जाएगा। अगर तो तहरीक इंसाफ इस स्ट्रेटजी पे काम करती है तो फिर पूरे पाकिस्तान में उनके पास एक इंतखाबी निशान मौजूद होगा जो कि वोटर के लिए ज़रा आसानी होगी। अगर ये भी नहीं हो पाता तो फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जब निशान डिफरेंट होगा तो फिर उससे कैंपेन को ज़ाहिरी बात है धचका पहुँचेगा और वोटर कन्फ्यूज़ होगा। फिर कई तरह की लिस्टें भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के ज़माने में गर्दिश करेंगी। कई लोग दावा भी करेंगे कि हम मुस्तनद उम्मीदवार हैं। उससे मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद बात करेंगे। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर आ गई। तोशाखाना केस में सज़ा तो मुअत्तल थी, गो के इमरान खान अभी भी जेल में है, मगर जो नाअहली थी वो मुअत्तल नहीं हुई। पीटीआई के वकला की गलती कहें या कुछ भी, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है नाअहली को मुअत्तल करेगी
या ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी भी मेरिट पर फैसले का मुंतज़िर है और उस फैसले का इंतज़ार करेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली की मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है और उस नाअहली की सज़ा को जो चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस सज़ा के हवाले से हतमी मेरिट पर फैसला पिछले 4 महीने से नहीं आया। सिर्फ सज़ा की मुअत्तली जो पहले हो चुकी थी, अब नाअहली की मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट रजू किया गया है। हम इस पर भी बात करेंगे हसनात मलिक से, मगर हसनात मलिक जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि अब अगर 9 जनवरी को 2 जजेस पेशावर हाई कोर्ट के बैठेंगे जैसा कि हुक्म में कहा गया है, और वो अगर 2-3 दिन समाअत करते हैं तो 13 जनवरी जो है डेडलाइन है, और अगर वो 13 जनवरी हफ्ते के रोज़ अपना फ़ैसला सुनाते हैं तो ऑब्वियसली जो इलेक्शन शेड्यूल है वो तो हिट हो गया, वो तो मुतासर हो गया। 13 जनवरी आखिरी तारीख है इलेक्शन सिंबल की। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इलेक्शन शेड्यूल मतलब 15 जनवरी को पीर को, तो उस वक्त तक तो इलेक्शन शेड्यूल हिट हो चुका होगा और सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो गुस्से में अगर ये पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड करती है तो ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा, क्योंकि किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करने के हवाले से मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इसमें फ़रीक बनेगी, बल्कि इसको ख़त्म भी कर सकती है। बिल्कुल। तो ये आपको लगता है कि जब शेड्यूल एक हिट हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर होगी 8 फरवरी से मामला आगे ले जाने के हवाले से कुछ अहकाम जारी करने के? देखिए, अब ऑप्शन ज़ेरे गौर तो होंगे कि क्या अगर इलेक्शन डिले करना है तो कैसे करना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या ऑप्शन? सुप्रीम कोर्ट के लिए अब देखें, अगर कोई ये सपोज हम प्रोसेस पे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी कम वक्त दिया जा रहा है ना, अब अगर वही बात नहीं, अब देखें ये मामला है, अगर इसके प्रोटेस्ट में अगर इलेक्शन कमीशन के मेजॉरिटी मेंबरान रिजाइन कर देते तो फिर क्या होगा? फिर तो इलेक्शन नहीं हो सकती। किस चीज़ की प्रोटेस्ट करेंगे? वो कहेंगे कि जी हमारा ऑर्डर एक सिंगल जज ने जो है वो इलेक्शन कमीशन या कोई और वजह नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और अगर वो इसको एक ज़ाती अना का मसला बना रहे हैं, इसका मतलब है कि वो वाकई ज़ातियात पे आके उन्होंने पहले भी फैसला दिया है। देखिए, इसमें कोई ज़ाती अना का मसला तो बनाना ही नहीं चाहिए। वो क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? उनका क्या राइट है? कानी अदारे के लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं वो इस मामले में, उसको इतना पर्सनल क्यों? मैं वही बात कर रहा हूँ, ये आप तो एक बात कर रहे हैं मेरिट की, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इलेक्शन डिले करना है तो एक ही ऑप्शन है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ना हो, और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? 184, 87 के साथ मिला के क्या सुप्रीम कोर्ट का एक जज एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या इलेक्शन कमीशन? तो ये क्राइसिस सीनियर तरीन जो माजी में रहा है, लेकिन इसके लिए ये बड़ा क्राइसिस बन सकते हैं, क्योंकि ये बल्ला अगर बल्ला रहा तो फिर इलेक्शन जो है 8 फरवरी इस पे कुछ सवालिया निशान है, और अगर बल्ला ना हुआ तो फिर मतलब ये कोई एक किस्म के इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को एक बेनसतूर ऑफर की जा रही है कि बल्ला हुआ तो 8 फरवरी को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक केपीके गवर्नमेंट भी कह रही है हमारे सिक्योरिटी के एहलकार ही पूरे नहीं है। माजिद निज़ामी साहब, आपको क्या लग रहा है, अभी भी कुछ हलकों की तरफ से कोशिशें जारी हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस की तारीख आगे ले जाने के हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो साजिश है या गॉसिप है ये तो मेरा ख्याल है चलती रहेगी। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में हमने पिछले 1 से 1.5 साल में जो सियासी तारीख बदलते देखी और जो नई नई मिसालें हमारे सामने आई, पंजाब असम्बली के 2 इलेक्शन हुए, 2 वज़ीर आला आए, इलेक्शन शेड्यूल पंजाब में जारी हो गया, पोलिंग होनी थी, कुछ भी नहीं हो सका। तो ये जब इन सारे वाक़यात को हम लेके चलते हैं तो फिर वो शक, शुबहा, साजिश, ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं। तो जब इनको इन टेक्निकल चीज़ों से या कानूनी चीज़ों से लिंक किया जाए तो फिर ऐसे लगता है कि अगर किसी भी चीज़ को इल्तवा का शिकार करना होगा तो इन चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है। और उसका बुनियादी मसला वही है कि क्या तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन डे के ऊपर अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको किस तरह से कबूल किया जाएगा या उसे क्या बर्दाश्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये वो सवालात हैं जिनसे ये सारी टेक्निकल चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अभी तक के हालात से ऐसे नहीं लगता कि मुक़तदरा पाकिस्तान की वो इस हवाले से कोई गुंजाइश दिखाने को तैयार है। तो अगर उनकी तरफ से गुंजाइश नहीं निकलेगी तो फिर इस तरह की जो टेक्निकल नॉकआउट्स हैं वो हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे।
माजिद साहब, ये जो बाकी सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल है पीटीआई के बल्ले के निशान छिन जाने के ऊपर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप नहीं समझते इस फैसले के असरात तो बाकी सियासी जमातों पर भी मुस्तकबिल में पड़ सकते हैं, और जिस सियासी इंजीनियरिंग को हम सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक देखते थे वो तो अब पार्टी के इलेक्शंस के अंदर भी अब लगता है कि वहाँ भी पहुँच जाएगी। जी, ये मैं समझता हूँ कि सियासी निज़ाम की एक बदकिस्मती है कि हर आने वाले इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नया होता है कि जो इलेक्शन की और निज़ाम की शफाफियत पर सवाल उठाता है। ये मामलात बिल्कुल पहले नहीं थे, इस दफ़ा ये नए मामलात सामने आए हैं कि किस तरह एक सियासी जमात को ग्रिल करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को उठाया जा सकता है। मगर जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में पीपल पार्टी के साथ ये हो चुका है, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में इंतखाबी निशान के हवाले से भी। जी, ये बिल्कुल हो चुका है। 85 के जो गैर जमाती इलेक्शंस थे उनके अंदर ये निशान मौजूद नहीं था। 88 के अंदर भी ये निशान तब्दील किया गया, लेकिन उसके ऊपर इतनी लंबी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के कारकुन ने भी ये तस्लीम कर लिया कि हमने नए निशान पे जाना है, और मैं समझता हूँ कि ये निशान की तब्दीली का कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमारे सामने उसके बाद 93 की एग्जाम्पल है कि IGI का निशान साइकिल होता था और वो मियाँ नवाज शरीफ को नहीं दिया गया। साइकिल जो है वो मंजूर वट्टू की जमात को दे दिया गया, लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो सारे लोग जो हैं उन्होंने शेर को वोट डाला, मुस्लिम लीग नून जीत गई। तो इसलिए अब तो मज़ीद हालात बदल चुके हैं, और अब जितनी डिस्कशन हो चुकी है और मामला जितना तूल पकड़ चुका है, तो वोटर इस चीज़ पे जहनी तौर पे तैयार है कि बहरहाल ये एक सियासी इंतकाम होगा, और उसके बदले में उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है, इसके लिए वो जहनी तौर पे तैयार है। तो उनके लिए कोई धचका नहीं होगा ये। मगर पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी जब आज़ाद उम्मीदवार भी अगर पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो वो किसी पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली जी। ये तो फिर एक वो उर्दू मुहावरा है, भानमती का कुंभा होगा जिसको संभालना मुश्किल होगा, हर आदमी का दावा होगा, और फिर हुकूमत साजी के अंदर हो सकता है वो तमाम के तमाम लोग किसी और जमात में चले जाएं, क्योंकि उनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन की छतरी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सियासी इंजीनियरिंग का अमल जारी रहेगा इलेक्शन के बाद भी ऑब्वियसली। आखिर ये 3-4 साल की जो मेहनत है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये आखिर 3-4 साल की जो मेहनत है ये जाया तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली मेहनत जाया करने में अच्छा खासा टाइम लगा है, तो ये वाली मेहनत भी थोड़ी देर तो चलेगी। अच्छा, हसनात मलिक साहब, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल की खान साहब की, और क्योंकि वो दूसरे केसेस में भी अंदर हैं तो वो बाहर तो नहीं आ सके, मगर जो नाअहली है तो वो उसकी मुअत्तली नहीं हुई थी। इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, अब वो एतराज़ात का मरहला है, स्क्रूटनी का मरहला है। आप समझते हैं कि अगर ये सज़ा मुअत्तल सुप्रीम कोर्ट ने ना की, जिसके लिए नाअहली जो है, अगर नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल ना की, तो खान साहब के कागजात नामजदगी जो हैं, जिनकी स्क्रूटनी की भी डेडलाइन करीब ही है, मेरे ख्याल में ये 22 तारीख तक, ये स्क्रूटनी की जो डेडलाइन है ये अगले 30 तारीख तक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना ज़रूरी है तोशाखाना की जो नाअहली की मुअत्तली है उसके हवाले से। बिल्कुल, जो इस वक्त इमरान खान नाअहल हैं 5 साल के लिए, और उनकी नाअहली तब ही ख़त्म होगी जब फाइनल अपील का फैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये अगर सुप्रीम कोर्ट से जो रजू किया है PTI ने, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ देगी। ये एडवेंचर होगा सुप्रीम कोर्ट अगर रिलीफ देगी। फाइनल फैसला जब खत्म होगा तब आप तो फाइनल फैसला क्यों नहीं हो रहा? 4-5 महीने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गए। देखिए, अपील कोई भी जब हम देखते हैं कि कोई अपील आती है कन्विक्शन के खिलाफ नीचे, वो 2-3 साल बाद फिक्स होती है, नंबर होता है 2 या 3 साल होता है। अब अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त देनी चाहिए उनको उस मेन अपील की, बजाय इसके कि वो इस तरफ चले गए हैं। ये लेकिन तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं नवाज शरीफ की अपीलें तो फौरन लग गई, उनको 6-7 दिनों में इंसाफ भी मिल गया। 2018 में दायर हुई थी अपीलें, वो अब तो नहीं हुई थी। वो टाइम देखे ना, 2018-19, लेकिन उसमें ताखीर की वजह अदालत तो नहीं थी ना, वो तो खुद नवाज शरीफ थे जो जलावतन हो गए। लेकिन उसमें तो बज़ाहिर इत्तलात ये थी कि उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इनफॉर्मल पैगाम भेजे कि नवाज शरीफ की जो मेन अपीलें हैं वो डिसाइड करें, ताकि हम जब मौजूद हों तो इसके फैसले करके जाएं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हुक्म दे सकती है कि अपीलों का फैसला जल्द करें? ये मे बी पॉसिबल है, लेकिन ये भी देखना होगा तोशाखाना में ये
पीटीआई की तरफ से जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ होगा कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे एंटरटेन करेगी तो शखाना में। ये तो मेन अपील है, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए, वहाँ जो है वो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दे के वो उधर केस फिक्स कराना चाहिए। तो ये इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिलीफ नहीं मिलेगी और कोई चांस नहीं है कि कोई ऐसी मिसाल नहीं है, तो कागजात नामजदगी मुस्तरद बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि नहीं, इनके जो है नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हो सकते, नहीं होंगे बज़ाहिर ये लग रहा है। बट एनीवे एक और जो अहम मामला है जिस पे पीटीआई अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आ गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से माजिद निज़ामी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की तरफ रजू करने के लिए एक हुक्म दिया था, एक तहरीरी हुक्मनामा था इलेक्शन कमीशन को कि इनकी जितनी भी शिकायत हैं उनको सुने और ख़ास तौर पे कागजात नामजदगी छीने जाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। उस पर बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने कुछ खतबाजी तो कर ली अपने प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर से, मगर अब पीटीआई को ये एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर मनो अमल नहीं किया और कोई मौसर कार्रवाई नहीं की। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी एक डाल दी गई है। एक आइनी इदारे के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, और ये मामला आप किस तरफ जाते देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अब जबकि ये आ गया है? जी, ये मामला पंजाब की हद तक तो बहुत अफसोसनाक इसलिए भी है कि ये बड़ा बेसिक राइट है कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़ें, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत और जो स्पेशली ज़िली इंतज़ामिया है वो बिल्कुल पार्टी बनी हुई है और एक से ज़ायद ऐसे केसेस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी इक्का दुक्का वाक़यात हैं या इन वाक़यात को बाद में सेटल कर लिया गया, तो ये डेफिनेटली ग्राउंड पे तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर इलेक्शन में ही कोई इतना मजबूत नहीं रहा। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उसकी ताकत, उसके इख्तियारात ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी एम्पावर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली ये बाकी इंतखाबात की तरह एक और मुतनाज़ इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का असल मसला ये है कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को कैसे एक्सरसाइज करना है, ये वो नुक्ता है कि जहाँ पर मेरा ख्याल है कि वो नाकाम होते हैं। लेकिन वो तो हमें नजर आ गई थी जो उन्होंने अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी थी, डस्का में जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे उसके ऊपर क्या हुआ? बिल्कुल, उसके ऊपर यही तो मसला है कि जितनी सुस्त रवि से कार्रवाई हुई तो उससे तो ये साफ जाहिर है कि पोलिंग डे के ऊपर जो भी फरीक ताकतवर है या असर रखता है वो इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज हो सकता है। वो कतई नज़र इससे कि वो तहरीक इंसाफ हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, और पोलिंग डे के ऊपर कौन स्ट्रांग है वो बिल्कुल इलेक्शन मनूवर कर सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए और सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि क्यों वो अपनी बारी पर खामोश हो जाती हैं और जब वो मजलूम होती हैं तो तब उन्हें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात याद आ जाते हैं। हसनात मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के हवाले से माजिद निज़ामी साहब ने बात की है। अब देखें, साइफर केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो गई, उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और 3 MPO जो है वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी किया जाता है जो अब रिटर्निंग अफसर भी हैं। तो अब वो रिटर्निंग अफसर जो है ये 3 MPO की पावर इस्तेमाल करते हुए एक सियासतदान को क्या इंतखाबी सरगर्मी से बाहर रख सकता है, और क्या इलेक्शन कमीशन को शाह महमूद कुरैशी की इस गिरफ्तारी का नोटिस नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो है अडयाला जेल में जो हेयरिंग कर रहा है कंटेम्प्ट केस का, वो भी अभी नहीं करनी चाहिए। ये केस 8 फरवरी के बाद ले जाएं, इसको समाप्त कर लें। अब जरूरी नहीं है आप किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं। नहीं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी वही मैं कह रहा हूं, और वो भी एक ऐसे 9 मई के वाक़े पे कि जिसमें बज़ाहिर ना तो उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी डाली गई है और 3 MPO के तहत उनको। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि रियासत भी 9 मई के मामले में कंफ्यूज नजर आ रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि 9 मई के बाद लोगों को, जो लोगों को नॉमिनेट भी नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने, या तो आप वो केस थ्रू आउट बनाएं, कोई ऐसा बनाएं, कोई ऐसे चार्जेस लगाएं जिसकी बुनियाद पे लोगों को जो है वो गिरफ्तार करें, किसी को प्रोक्लेम। 3 MPO के तहत अब मसला ये है कि पीटीआई की तरफ से भी मसला ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि 9 मई एक तरफ रियासत का बयानिया है कि जी ये एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, दूसरी तरफ से इमरान खान कहते हैं कि जी नहीं ये लंदन प्लान का हिस्सा है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाएगी, कितनी पावर
ठीक है मॉरल अथॉरिटी है, लेकिन जो डिफेक्टिव पावर है वो तो कहीं और है। क्या इलेक्शन कमीशन का जो रिटर्निंग अफसर है, जो डिप्टी कमिश्नर है, क्या वो 3 MPO जारी करके सियासतदानों की गिरफ्तारी करवा सकता है? इन हालात में जब शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, रिटर्निंग अफसर अपनी इलेक्शन के कमीशन के मातहत है जी, तो क्या वो ऐसे काम कर सकता है? इलेक्शन कमीशन की जो है वो उसकी अथॉरिटी बड़ी कमजोर है। वो IG और DC के हवाले से या तो आप ऑर्डर ही ना पास कर दे, ऑर्डर पास किए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो ये आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ये है कि वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला तो उस तरफ चल पड़ा, कहीं और से दबाव आया तो और तरफ चल पड़ा। तो अपनी जो एक अथॉरिटी है, जो अपना एक माइंड है, वो तो कहीं नहीं नजर आ रहा इलेक्शन कमीशन का। बहरहाल इलेक्शन कमीशन जब कोशिश करता है तो फिर उसकी तौहीन अदालत की जो अख्तियारात है उसके भी मजाक उड़ाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है कई मामलात में उसकी मदद को नहीं आती है। और ग्रिल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अडयाला जेल कैसे जा रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं और जो इलेक्शन कमीशन की ताकत है उसका अंदाज़ा एक और केस में नज़र आ रहा है। 2 सरकारी मुलाजिम हैं, उनके तबादले के लिए बारहा एक आइनी इदारे इलेक्शन कमीशन ने खतूत लिखे, मगर अब तो उसके सामने निगरान हुकूमत भी डट गई है और कहती है कि हम इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन और IG पुलिस अकबर नासिर के बगैर काम नहीं कर सकते और हम उनको नहीं हटाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियारात का तो यहाँ से ही पता चलता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, मगर कुछ मखसूस ख़वातीन की नशस्तों के हवाले से भी कि जिसमें हर बार पुराने चेहरे आते हैं और सियासी जमातों के मखसूस ये जो चेहरे हैं मखसूस नशस्तों के लिए आखिर क्यों आते हैं, इस पर माजिद निज़ामी साहब से भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2024 में इलेक्शन कराने जा रहा है, उसके अख्तियारात और ताकत के हवाले से नए नए सवालात उठ रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाती तौर पर तलब किया और इलेक्शन कमीशन के अरकान के सामने खुफिया अदारे, सिविलियन खुफिया अदारे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट रखी गई, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि जो इस्लामाबाद के IG पुलिस हैं और डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन हैं, उन दोनों को इस्लामाबाद में उनके ओहदों से हटाना दुरुस्त नहीं होगा, मसाइल पैदा होंगे। और ये खुफिया अदारों की ये रिपोर्ट है जो यकीनन खुफिया मालूमात पर मबनी है कि ये दोनों बहुत नागुज़ीर हैं, बहुत अच्छे हैं, और बाकी तमाम बज़ाहिर लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि नाअहल हैं, नालायक हैं, जो उनकी जगह नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पे जो है मज़ीद इसका जायज़ा लेने के लिए मज़ीद वक्त ले लिया है। निगरान हुकूमत बज़ाहिर डट गई है। तो माजिद निज़ामी साहब, ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पुलिस ये कितने नागुज़ीर हैं और इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी एक निगरान हुकूमत को? ये क्या वजह है कि ये 2 शख्स जो है नागुज़ीर हैं और ये शायद उन लोगों के उन जैसे नागुज़ीर लोगों में शामिल नहीं जिनकी वजह से हमारे कब्रिस्तान आबाद हैं? ये जी मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया बहरहाल रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम जुज़्व है, और ये डिप्टी कमिश्नर्स का और पुलिस का स्पेशली मसला इसलिए अहम है कि ये डेफिनेटली कनेक्टेड रहते हैं इदारों के साथ, और उसकी वजह से फिर इनकी बॉन्डिंग वहाँ पर ख़ासी मजबूत होती है। तो इस चीज़ को जब इस मामले से कनेक्ट करके देखा जाए तो फिर आप किसी भी एजेंसी से रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं, किसी भी इदारे से रिकमेंडेशन ले सकते हैं, और चूँकि निगरान हुकूमत के ऊपर पहले ही एक मोहर है कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ उसका झुकाव है, और जब इन ऑफिसर्स को आप देखते हैं और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ये जब सब डॉट्स आप कनेक्ट करते हैं तो फिर वाज़ेह हो जाता है कि ये मामला कैसे चल रहा है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कैसे रोका गया। तो माजिद साहब, आपको लगता है कि अगर ये 2 अफसर हटा दिए गए तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रही सही या बची खुची जो साख है वो उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो पहले ही काफ़ी सवालिया निशानात की जद में है, तो ये एक और केस ऐसा हो जाएगा। इसको अगर हम मजमूई पिक्चर में देखें तो इन चीज़ों को बहरहाल इनका नोटिस लेना चाहिए, और इंतज़ामिया के कोई भी अफसरान नागुज़ीर नहीं होते। अगर किसी अफसर के ऊपर कोई इदारा या कोई शख्स या कोई फ़र्द ज़िद या अना का मसला बना के बैठा हुआ है तो उसमें बहरहाल आइनी इदारे को ही मुकद्दम होना चाहिए, उनको तरजीह दी जानी चाहिए, लेकिन अफसोस पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा।
बहरहाल ये तो इस्लामाबाद के आईजी और डीसी डिप्टी कमिश्नर की बात थी। दूसरे कुछ शहरों के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और पुलिस के अफसरान हैं उनके हवाले से भी खबरें हैं। अब रहीम यार खान में तहरीक इंसाफ के 5 उम्मीदवारों पर अचानक ही मुकदमात बनने की खबर है, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। उकाड़ा में भी PTI के उम्मीदवारों के जो तजवीज़ करंदगान हैं, अतायद करंदगान हैं, उम्मीदवारों समेत उनके गायब होने की खबर। अब मालूम नहीं वो खुद गायब हुए हैं या फिर उनको वाकई गायब किया गया है। तो हसनात मलिक साहब कैसे देख रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ये मामलात को कंट्रोल कर पाएगा? ये जो ट्रेंड चल रहे हैं तो बड़ा ख़तरनाक है। अभी से ये हाल है तो पोलिंग डे पे क्या होगा? ये डस्का वाला मामला तो नहीं हो जाएगा? देखें, आज हमारे सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब ने कॉलम में लिखा, उनके किसी दोस्त ने, उनके बाखबर दोस्त ने उनको बताया कि ये जो इतने ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर PTI की तरफ से, उनके उम्मीदवारों की तरफ से जमा हुए, ये प्लान जो था ये चकवाल में तैयार हुआ। तो जो ये प्लान था ये कामयाब, इस तरह के कितने लोगों के आप नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करें। चकवाल में कौन सा कारपेंटर या मोची या मिस्त्री बैठता है जो इस तरह के प्लान तैयार करता है? वो वैसे अब होना तो नहीं चाहिए, दुकान बंद होनी चाहिए। अगर अभी भी चकवाल की दुकान खुली है तो फिर हमने तो चकवाल की रेवड़ियों का सुना है। नहीं, वो ये कोई अंधा रेवड़ियां तो नहीं बांट रहा अपनों में कुछ ऐसे ही है। तो अब देखें वो जो सूरत हाल है, अगर ये जो जितने ये मुकदमात जमा, इससे मसला ये आ रहा है कि PTI सोशल मीडिया पे इसको प्रोजेक्ट कर रही है और उससे फिर ये होता है कि अदालतों पे दबाव आता है और अदालतें फिर रिलीफ दे देती। इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी तक जो प्लान नॉमिनेशन पेपर के छीने जाएँ, उनको ना दिए जाएँ, वो नाकाम रहा। और सारे जिन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराने थे PTI वालों ने, सब ने करा लिए, कोई रह नहीं सकता। और आर यू श्योर कि ये PTI वालों ने कराए या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो PTI का नाम लेके छलांग मार रहे हैं बीच में, ताकि जब अगर इलेक्शन सिंबल ना हुआ फिर वो भी दावेदार होंगे कि हम भी PTI के हैं, तो उससे मसाइल PTI के लिए खराब नहीं होंगे। ये बात है। लेकिन मेरी कल अली जफर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि हमने एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई हुई है, हमें पता है कि किस किस को उनको तो पता है, वोटरों को कौन बताएगा अगर अल्लाह सिंबल ही ना हुआ। लेकिन ये है कि ये अब हम यहाँ तबसरा कर रहे हैं तो PTI ने भी इसका काउंटर किया होगा। ये बात नहीं है। मसला ये है कि जो ये मुकदमात बन रहे हैं, अब फिर वही चकवाल की बात आएगी। कल एक जो है PTI के एक्टिविस्ट पे कि जी जो है वो गाय चोरी का जो है वो उन पर मुकदमा हो गया। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं, इससे मेरा ख्याल है कि रियासती इदारों का भी एम्बेरसमेंट हो रही है। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी जो है वो इस वक्त बड़ी अंडर क्वेश्चन है। और कई लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए, या कहीं ऐसा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस कर देंगे। माजिद निज़ामी साहब, आपको लगता है कि कुछ कुव्वतें शायद ये चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन की साख को इतना ख़राब कर दिया जाए या इसको इतना बेबस कर दिया जाए कि हमारी अदालतें भी इस नतीजे पर पहुँचें कि अब अगर इन हालात में इलेक्शन हुए तो मुल्क का ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, तो शायद मज़ीद कोई ताख़ीर हो? कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल बेबस साबित किया जाए इन कार्रवाइयों की मदद से। मैं इस मामले पर आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेबसी का ये मामला है। कई चीज़ों से ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का झुकाव एक जमात की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, या कम अज़ कम एक मखसूस जमात के लिए उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो जब हम इस मामले को इस तरह से देखते हैं तो मैं इसे इलेक्शन कमीशन की बेबसी या उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात नहीं देखता, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बहरहाल वो वेल कनेक्टेड आदमी हैं, बड़े बाइख्तियार हैं और रियासत के तमाम इदारों से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ये इस तरह का कोई मामला हो रहा है तो बिल्कुल उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बेबसी का या साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितना भी बाख्तियार हों, जितने भी उनके रियासत के लोगों से अच्छे ताल्लुकात हों, वो एक IG और डिप्टी कमिश्नर को तो तब्दील नहीं करा सके इस्लामाबाद जैसे शहर में, तो क्या उनकी अख्तियार है? नहीं, मैं आपसे कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि उनका इख्तियार किसी एक जानिब इस्तेमाल हो रहा है। वो गैर जानिबदाराना तरीके से उनका इख्तियार इस्तेमाल नहीं हो रहा, जानिबदाराना तरीके से उनका झुकाव एक तरफ लग रहा है, जिसकी तो इसका मतलब है वो जो अहकामात जारी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के अहकामात हैं कि इनको हटा दो उनको हटा दो। बिल्कुल, हमने 2018 में भी इस चीज़ को नोटिस किया था
और इलेक्शन कमीशन के हुकाम से जब भी बात हुई उन्हें बताया गया कि फ़लाँ मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बेबस था, तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को माना और उन्होंने ये भी माना कि बहरहाल हमारे हवाले से, हमारी अथॉरिटी के हवाले से कई मसाइल हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का कभी ये दावा नहीं रहा कि वो बिल्कुल गैर जानिबदार और बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार है। कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हैं। ठीक है। अच्छा माजिद साहब, हम जेलम से भी जो हैं 15 तायद कंदगान, तजवीज़ कंदगान जो उनकी गिरफ़्तारी की इतलात आ रही हैं, मगर अब हम एक और अहम मसले की तरफ चलते हैं। हसनात मलिक साहब, ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पे जो नाम आए हैं ये काफ़ी पुराने नाम हैं और लगता है कि बड़ी सियासी जमातें जो हैं अपने नए कारकुनों को और वर्कर्स को मौका देने की बजाय अभी भी चंद मखसूस ख़ानदानों को इन मखसूस नशिस्तों के लिए मखसूस करना चाह रही हैं। तो इनमें आप देखें वज़ीर अतलात व नशियात जो रही हैं नून लीग की, मरियम औरंगज़ेब, और उनकी वालदा तारा औरंगज़ेब भी हैं, और फिर परवेज़ मलक, शाइस्ता परवेज़ मलक, जो ऑलरेडी सियासी ख़ानदानों से जिनका ताल्लुक़ है, मतलब पहले से उनके जो रिश्तेदार असम्बलियों में रहे हैं, और आगे भी चलते जाएँ मसरत आसिफ ख्वाजा आसिफ की जो अहलिया हैं, और दूसरे बड़े नाम हैं, शिज़ा फ़ातिमा ले लें, ख्वाजा आसिफ की भतीजी हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ तब्दील नहीं होना चाहिए था नवाज शरीफ साहब की तरफ से? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि नून लीग जो है वो जो पंजाब में डायनामिक्स सियासत के चेंज हो रहे हैं उनसे अदराक उसको नहीं है नून लीग की क़यादत को, और इसी वजह से इस तरह के नाम आ रहे हैं। जो इस वक्त हालात हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, यंग यूथ तबका जो है वो हम देख रहे हैं कि वो पीटीआई की तरफ टिल्ट है। तो आपको काउंटर करने के लिए कोई अपनी ऐसी काउंटर नैरेटिव देना होगा। तो बज़ाहिर ये है कि अगर आप इन्हीं चेहरों के साथ आएंगे तो कब तक आप जो है वो इन चीज़ों का मुकाबला कर पाएंगे, और हर दफ़ा इदारे जो हैं वो कब तक आपको कंधा देंगे। अगर आप कहें कि जी ये मुकाबला इस वक्त मुख्तदर हलकों और पीटीआई का है तो हम बेनिफिट ले लेंगे, तो ये कोई मेरा ख्याल है अच्छी सड़ी जी। माजिद निज़ामी साहब, आपने भी इस हवाले से अपनी राय दी है ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पे, तो आपके ख्याल में इसका क्या फार्मूला होना चाहिए और हो क्या रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि ये इस मामले में बिल्कुल नज़र सानी होनी चाहिए। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जिसके अंदर एक्सपीरियंस लोग भी हों, यंग प्रोफेशनल्स भी हों। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि जो सेफ जोन होता है, पहली 20 सीटें 30 सीटें सूबाई असम्बली की या नेशनल असम्बली की पहली 15 सीटें, वहाँ पर अपने पुराने लोगों को एडजस्ट किया जाता है। और स्पेशली मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इस चीज़ का बुरा भी नहीं मनाते। उनके लिए ये कोई बुराई या कोई खामी नहीं है कि वो एक घर से 2-2 लोगों को, 3-3 लोगों को टिकटें दे रहे हैं। उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर एक सवालिया निशान बन चुका है। और दूसरा मसला ये होता है कि जो वर्कर्स हैं या जो देहाती इलाकों से वर्कर्स हैं, जनूबी पंजाब से लोग हैं, उनको लिस्ट में बिल्कुल नीचे जगह दी जाती है। 50 नंबर पर, 40 नंबर पर लिस्ट में उनका नाम तो आ जाता है, लेकिन ना उन्होंने एमपीए होना होता है, ना वहाँ तक लिस्ट में बारी आती है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को बिल्कुल बदलना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये जो मखसूस सीटें हैं इनके हवाले से एक प्रॉपर कैंपेन करके बताती कि ये 10 नाम या ये 20 नाम जो हैं ये प्रोफेशनल्स हैं, ये टेक्नोक्रेट्स ख़वातीन हैं, इंडिपेंडेंट पावरफुल लोग हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे सामने आपने कई मिसालें पेश की हैं। मरियम औरंगज़ेब फैमिली से ख़ातून थी, नजवा हमीद साहिबा, उनका इंतकाल हो गया। अगर वो ज़िंदा होती तो वो भी लिस्ट में होती। तो यहाँ पर तो मामला ऐसे ही चल रहा है। जी माजिद साहब, आपने ख़ुद एक ट्वीट में कुछ ऐसे अफराद के हवाले से राय दी है कि जो पहले ही बड़े सियासी ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ है। आपने ख़ुद भी एक लिहाज से बिलवास्ता तौर पे जो है सपोर्ट किया है, जबकि आम कारकुनों की बारी पर कैसे आएगी? आपने नून लीग के साबिक़ वज़ीर कैप्टन राना अफसल मरहूम की अहलिया जो हैं साबिक़ एमपीए नजमा अफसल, उनका नाम सूबाई असम्बली की तरजीही फहरिस्त में शामिल ना होने पे भी आपने जो है वो मायूसी का इज़हार किया। और फिर उसके साथ आपने राना अफसल मरहूम के बेटे और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साबिक़ कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफसल, उनकी भी सियासी कुर्बानी का आपने जिक्र किया है। तो फिर क्या होना क्या चाहिए कि आप खुद इस हवाले से कितने क्लियर हैं? जी, ये क्लैरिटी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है।
इस स्पेसिफिक केस में जिसमें आप बात कर रहे हैं, इसमें एक और बड़ा इलेक्टेबल आ गया जिसका नाम राजा रियाज है, जिसकी वजह से पार्टी ने छोटे इलेक्टेबल्स की कुर्बानी दे दी। नहीं, इलेक्टेबल्स ही क्यों? मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि राजा रियाज की बजाय उनको टिकट मिलना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजा रियाज की पार्टी वाबस्तगी बामुकाबला उनकी जो हरीफ फैमिली है उसकी पार्टी वाबस्तगी, जब आप उसको गेज करेंगे तो बहरहाल राजा रियाज के नंबर उसमें नहीं होंगे। तो मुस्लिम लीग नून को कम से कम अपनी लॉयल्टी को अगर वो स्टैंडर्ड बनाते हैं या वो ये कहते हैं कि हम पार्टी वफादारी को तरजीह देते हैं, तो उस मायार के ऊपर भी वो पूरा नहीं उतर रहे। तो ये बुनियादी तौर पे उस तजाद की तरफ एक इशारा था। चलें, बहरहाल कुछ टिकटें तो दी इसलिए जाती हैं कि ये तय होता है कि ये सीट हमने हारनी है। बट एनीवे, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।